सो आज हम करने वाले हैं यूनिट 2 ग्लोबलाइजेशन अप यूरोसेंट्रिक प्रोजेक्ट। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेनवाइज। सो हम करने वाले हैं यूनिट 2 यूरोसेंट्रिक प्रोजेक्ट ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में, जो आप सभी को पता है जीई काम करवा रहे हैं अभी, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्रॉपर इसकी। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है इसका पेपर का नाम। ठीक, सो कंप्लीट करते हैं, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी करें और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो उसको समझें, ना कि हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं: हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यूरोसेंट्रिज्म एंड ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ये सब टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स हैं और ये सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसके अलावा कल्चरल हेजुमनी और ग्लोबलाइजेशन। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है इसका, यानी पार्ट 1 या चैप्टर 1 नहीं देखा, यूनिट 1, सो उम्मीद में रखना कि आपको यूनिट 2 भी कुछ समझ में आया है ना। और एक चीज़ और, आई थिंक ये हो सकता है कि ये थोड़ी पीडीएफ अनइवन हो, तो उसको थोड़ा देखना। इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है पावर डायनेमिक्स इन ग्लोबल गवर्नेंस। ठीक है, जिसमें कि हमारे सब टॉपिक्स ये हैं: रेजिस्टेंस एंड अल्टरनेटिव्स। इसके अंदर सब टॉपिक्स ये पढ़ने हैं, जस्ट अभी हम कंटेंट पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे। और पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव ऑन ग्लोबलाइजेशन, और प्री कॉलोनी भी पढ़ेंगे ना, क्योंकि पोस्ट है तो प्री भी पढ़ना पड़ेगा। ये सब टॉपिक्स, ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ डेवलपमेंट्स, इसमें ये सब जानेंगे। माइग्रेशन एंड डिस्फोरा डायस्फोरा, जो भी आप देखें। इसके अलावा है हमारा नाइन्थ टॉपिक है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ यूरोसेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन। देन हम आ जाएंगे किस पे: यूरोसेंट्रिज्म इन नॉलेज प्रोडक्शन, आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। भाई पढ़ना तो मैं बहुत कुछ है। ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस। देन हम इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं अरे चीज़। ठीक है, इसमें आपकी क्रिटिकल इंगेजमेंट होना ज़रूरी है। मेक श्योर कि आप ध्यान से हर एक चीज़ खुद से भी पढ़ें, या नहीं कि सिर्फ मेरे पे डिपेंड रहो कि हाँ भैया जो भी करा रहे हैं, या फिर जो भी मैं करा रहा हूँ जो उस पर सिर्फ आप बेस्ड रहो, मतलब कि ठीक है। दिस यूनिट likely encourages critical engagement with the idea that globalization has been driven by Eurocentric forces, prompting students to explore alternative perspective and envision a more inclusive and equitable global future। है ना, ये सब कुछ काम का नहीं है, जस्ट सो बेसिकली हम देखें आगे चीज़, जो यूरोसेंट्रिज्म का मतलब होता क्या है। बेसिकली ये होता है यूरोप को सेंटर में रख के हम जो भी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, है ना। यूरोप को सेंटर में रख के पढ़ेंगे जो पढ़ रहे हैं हमें, जिसमें हम देखेंगे कुछ क्रिटिक्स और कुछ चैलेंजेस ऑफ यूरोसेंट्रिज्म इन द ग्लोबलाइजेशन स्टडीज। ठीक है, सो critiquing and challenging Eurocentrism in globalization studies involves examining and questioning the dominance of Eurocentric perspective। अगर हम पढ़ते हैं ये सब कुछ ग्लोबलाइजेशन इन द पर्सपेक्टिव ऑफ किसके, यूरोसेंट्रिज्म को अपने मद्देनज़र रखते हुए, तो हम देखते हैं कि यूरोसेंट्रिक का थोड़ा डोमिनेंस हो रहा है। ठीक है, इन अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रेटिंग ग्लोबल processes, Eurocentrism refers to a tendency to review the world from the European and Western centric standpoint। ठीक है, जो चीज़ बताने वाला था वही चीज़ यहाँ पे आ गई। यूरोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है? एक ऐसे व्यू से देखना वर्ल्ड को फ्रॉम यूरोपियन और वेस्टर्न सेंट्रिक स्टैंड पॉइंट से, मतलब समझो ना, बस ऐसे देखना कि बस अभी वर्ल्ड में सिर्फ यूरोप ही एक कॉन्टिनेंट है, बस यूरोप ही एक जगह है, या फिर वहीं से हम देख सकते हैं, जैसे ऐसे मान सकते हो ना। जैसे आप इंडिया में रह रहे हो तो आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से नहीं है, बल्कि यूरोप के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे, वो हो जाएगा हमारी यूरोसेंट्रिक अप्रोच। ऑफन मार्जिनलाइजिंग और इग्नोरिंग द एक्सपीरियंसेस पर्सपेक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन यूरोपियन कल्चर्स। या सम की क्रिटिक्स, हम कुछ क्रिटिक्स पढ़ेंगे, कुछ चैलेंजेस पढ़ेंगे यूरोसेंट्रिज्म की, किसके कॉन्टेक्स्ट में, ग्लोबलाइजेशन की। कल्चरल हेजेमनी एंड रिप्रेजेंटेशन, इसका क्रिटिक पढ़ते हैं। यूरोसेंट्रिज्म टेंड टू प्रायोरिटाइज वेस्टर्न कल्चर नॉर्म्स। जो यूरोसेंट्रिज्म है वो क्या दिखाती है, ये सिर्फ प्रायोरिटाइज करती है, फर्स्ट पहले नंबर पे क्या रखती है, वेस्टर्न कल्चर नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड रिप्रेजेंटेशन लीडिंग टू द मार्जिनलाइजेशन
और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन यूरोपियन कल्चर। मतलब इसका ये हुआ, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोप की कंट्रीज़ हैं, या फिर जो यूरोप का कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको ही आगे रखेंगे, उसको ही दिखाएंगे ये बढ़िया है, ये अच्छा है। लेकिन जो इसके अलावा हैं कंट्रीज़ और फिर इसके अलावा कल्चर्स हैं, उसको करेंगे भाई अच्छा नहीं है, ये बेकार है, इसको अपनाओ मत, अपनाना तो यूरोप का कल्चर अपनाओ। ठीक है, इसका क्रिटिक ये हो जाता है। इसका चैलेंज क्या है? सब एडवोकेट फॉर डाइवर्स कल्चर रिप्रेजेंटेशन इन ग्लोबलाइजेशन। यानी ये चैलेंज ये बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं डाइवर्स वैरायटी ऑफ कल्चर रिप्रेजेंटेशन। कहाँ पे? ग्लोबलाइजेशन में। मतलब कि सबको सब कुछ पहनने का, सब कोई कल्चर लेने का, अडॉप्ट करने का अधिकार है। ऐसा कुछ नहीं कि यूरोप को ही लेना है। व्हाट इज़ दिस? रिकॉग्नाइजिंग एंड वैल्यूइंग द रिचनेस ऑफ नॉन वेस्टर्न परस्पेक्टिव एंड कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा आता है हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड कॉलोनियल लीगेसी। इसमें क्रिटिक पढ़ेंगे, यूरोसेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन स्टडीज ओवन नेग्लेक्ट और डाउन प्ले द इम्पैक्ट ऑफ colonialism on global structures and power dynamics। यूरोसेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन नेग्लेक्ट करती है इम्पैक्ट ऑफ colonialism ऑन ग्लोबल स्ट्रक्चर एंड पावर डायनेमिक्स। क्योंकि भाई अगर मैं आपको कब्जे में कर लूँगा अपने, तो फिर मैं तो ये कहूँगा तो मैंने आपको कब्जे में किया ही नहीं, वो तो आप खुद ही आए थे मेरे में। अगर आप क्यों आए? क्योंकि आप अनसिविलाइज्ड थे। वो तो मैं अपनी कोई भी थ्योरी दे सकता हूँ आपको कुछ भी पागल बनाने के लिए, है ना। तो वैसे ही जो यूरोप वाले लोग थे वो ये बोलते हैं कि हमने किसी को भाई कॉलोनाइज नहीं किया था। ठीक है, ये कोई कॉलोनिज्म नहीं होता है जो हमने किया था, वो पूरी वर्ल्ड पे तो किया था उन्होंने। इसका चैलेंज क्या है? इंट्रीगेट अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्रीज एंड लीगेसी इनटू ग्लोबलाइजेशन स्टडीज टू प्रोवाइड मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल प्रोसेसेस। ठीक है, इसमें बोलते हैं अगर हम देखें सारी जो कॉलोनियल हिस्ट्रीज और लीगेसी को मिला के एक किसके कॉन्टेक्स्ट में, ग्लोबलाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में, तो हमें मिलता है कि हर चीज़ हमें मालूम पड़ता है कि कितना कौन सा कॉलोनाइजेशन किया था, कौन सा नहीं किया था भी नहीं किया था, है ना, सबको पता है। इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ एंड डेवलपमेंट। यूरोसेंट्रिज्म implicated in perpetuating global economic inequality with western powers historically shaping economic system to their advantage। बहुत बेसिक सी बहुत इजी चीज़ है कि जो यूरोप वाले हैं वो खुद को ज़्यादा सिविलाइज्ड और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड मानते हैं और होते भी हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, और वही दूसरी तरफ जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं, नॉन यूरोपियन इकोनॉमी है, वो थोड़ी डेवलप्ड नहीं है एज़ कम्पेयर टू यूरोप। ठीक है लेकिन उतना नहीं है जिस लेवल पर वो हैं। इसका चैलेंज देखें तो एक्सप्लोर अल्टरनेटिव इकोनॉमिक मॉडल दैट प्रायोरिटाइज इक्विटेबल डेवलपमेंट एंड चैलेंज द यूरोसेंट्रिक रूट्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। पावर डायनेमिक्स इन ग्लोबल गवर्नेंस देखें तो इसका क्रिटिक ये रहेगा कि यूरोसेंट्रिज्म इज रिफ्लेक्टेड in global governance structures where European power wield disproportionate influence। यानी जो यूरोप की पावर है वो इक्वल नहीं है। ठीक है ना कहीं ज़्यादा कम हो ही जाती है। इसके अलावा चैलेंज एडवोकेट फॉर मोर इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव लोकल गवर्नेंस सिस्टम दैट रिफ्लेक्ट डाइवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटीज़। जो देखो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ होती है उस पर ना किसका ज़्यादा चलता है, किसका बेसिक सी बात है वो चलेगा किनका, यूरोप वाली कंट्रीज़ का। क्योंकि आपने देखा होगा ना वीटो पावर किन किन के पास है। वीटो पावर बताओ किन किन के पास है? 5 कंट्रीज़ हैं जो सिर्फ एशिया में, सिर्फ चाइना के पास है। और बताओ किसके पास है बची हुई 4? कमेंट में बताओ मेरे को, थोड़ा सा ना इंगेज रहो। नॉलेज प्रोडक्शन एंड एकेडमिक बाइसेस। Eurocentrism influence academic disciplines leading to biases in the research, literature and knowledge production। इसका चैलेंज ये देखेंगे कि ये इसको बताना भूल गया मैं। इसका क्रिटिक ये है कि यूरोसेंट्रिज्म है ना, वो इन्फ्लुएंस करता है एकेडमिक डिसिप्लिन्स पे, एकेडमिक सब्जेक्ट्स पे। वो सिर्फ एक बाइस रखता है, मतलब कि एक भेदभाव ही रहता है, डिस्क्रिमिनेशन रहता है रिसर्च में, लिटरेचर में और नॉलेज प्रोडक्शन में। वही हो रहा है तो वो किसके फेवर में होगा? अगर मोस्टली बुक होती हैं यूरोप वगैरह की, वो यूरोप के फेवर में होगी। ठीक है, वो जैसे कि कॉलोनिज्म वाली बात थी कि भाई हमने तो कॉलोनाइज किया ही नहीं था किसी को, आप तो अनसिविलाइज थे, हम लोगों ने आपको सिविलाइज किया है आगे। अब ये तो बात कोई मतलब ही नहीं बन रही कि हाँ उन्होंने हमें वो मतलब कि वो
कॉलोनाइज़ किया था, बल्कि ये तो अच्छी चीज़ बता रहे हैं कि हाँ उन्होंने हमें सिविलाइज़ किया था, जैसे कि हमारे पास सिविलाइजेशन थी नहीं. प्रमोट द डिकोलोनाइजेशन ऑफ एकेडमिक करिकुला, encouraging the inclusion of diverse voices and perspective of global studies. ये प्रमोट करते हैं डिकोलोनाइजेशन ऑफ एकेडमिक करिकुलम को, ठीक है, और इनक्रेज करते हैं साथ ही साथ इंक्लूजन, यानी हर एक को प्रॉपर डाइवर्स वॉइस और पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए ग्लोबल स्टडीज़ का. यूँ नहीं कि सिर्फ एक दो कोई पता है, हाँ तो उसमें ही खुश हैं हम लोग. इसके अलावा देखें रेजिस्टेंस मूवमेंट एंड अल्टरनेटिव्स. क्रिटिक इसकी है यूरोसेंट्रिज्म may overlook it or minimize the agency and resistance of non-European community in shaping the global narrative. जो यूरोसेंट्रिज्म है वो सिर्फ नॉन यूरोपियन कम्युनिटी के लिए थोड़ा बहुत रहता है, हालांकि वो उस पर ज़्यादा नहीं ध्यान देते, वो अपने आप पे देते हैं ना यूरोप वाले लोग. highlights the analyze resistance movement that challenge Eurocentrism and explore alternative framework for understanding globalization, prioritize the diverse perspective. खुद के जो कल्चर होगा उसको प्रायोरिटाइज करेंगे, बाकी सबको बाहर में जाना देंगे. इसके अलावा आप देख लेना, ये सब कुछ इतने 7-8 बता दिए, इनफ है. इसके अलावा आपको और पढ़ना हो तो पढ़ लेना यहाँ से, नो इश्यूज़. द इमर्जेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ पोस्ट कॉलोनियल परस्पेक्टिव ऑन ग्लोबलाइजेशन. Post-colonial perspective on globalization have emerged as critical framework that seeks to analyze and understand the complex interaction between colonial histories, power structures and the contemporary process of globalization. जो पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव है किसका, ग्लोबलाइजेशन का, इमर्ज हुआ एज अ क्रिटिकल फ्रेमवर्क जो कि देखता है या फिर एनालाइज करता है, अंडरस्टैंड करता है कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन किस किस के बीच में, कॉलोनियल हिस्ट्रीज के बीच में, पावर स्ट्रक्चर्स के बीच में, कंटेम्प्रेरी प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन के, सबके, है ना. दीज पर्सपेक्टिव चैलेंजेस यूरोसेंट्रिक नैरेटिव्स एंड हाईलाइट्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ फॉर्मरली कॉलोनाइज्ड रीजन्स एंड पीपल्स नहीं आएगा, वैसे पीपल ही आएगा ना, इतनी इंग्लिश सबको अच्छी होगी. The emergence of significance of post-colonial perspective on globalization can be understood through several key aspects. और इसके कुछ key aspects देखते हैं, 5 करते हैं. 5 के अलावा जितने भी होंगे आप उसको खुद कवर करना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लॉन्ग हो जाए, है ना. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड कॉलोनियल लीगेसी. इसका इमरजेंस कैसे होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, और सब जानेंगे. Post-colonial perspective emphasize the importance of historical context in understanding contemporary global dynamics. Post-colonial perspective को जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि किस कॉन्टेक्स्ट में, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के में, क्योंकि हम आज की जो ग्लोबल डायनेमिक्स है उससे हम समझ सकते हैं, ठीक है. ग्लोबल हमारी हिस्ट्री की जस्ट दोबारा समझो, अगर हम पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव को समझेंगे जो कि किस पे एम्फेसाइज करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. अब हिस्ट्री होगी हमारे पास तो हमारा ये समझ में आएगा कि आज जो कंटेम्प्रेरी प्रेजेंट ग्लोबल डायनेमिक्स कैसे रोल प्ले कर रही है. जस्ट ऐसे मैं आपको एग्जांपल की तरह समझाता हूँ, आपको आई थिंक समझ में ना आया हो. जस्ट एग्जांपल, कोई कंट्री था, जस्ट XYZ कोई कंट्री जिसने पास्ट में बहुत सी चीज़ गलत की है, अब वो हिस्ट्री बन गई उनकी. अब वो कैसे इम्पेक्ट कर रही है आज उनके कंट्री पे, इकोनॉमी पे, सोसाइटी पे, पॉलिटिक्स पे, वो आप समझ रहे हो, ठीक है. वो मैं आज की उस पता चल जाता है क्या ग्लोबल डायनेमिक्स हैं उसकी, आज कैसे पता चलता है, हमें उसकी हिस्ट्री पढ़ गए है ना, वैसे ही मैं समझाना चाह रहा था. दे हाईलाइट्स द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्रीज ऑन शेपिंग पावर स्ट्रक्चर्स एंड इकोनॉमिक रिलेशंस. सिग्निफिकेंस इसका देखें तो, by examining colonial legacies, post-colonial perspective illuminate how historical injustice, exploitation, inequalities continue to influence global processes. ठीक है, हमें एग्जामाइन करना है हिस्ट्री से कि कैसे कैसे हो रखा है, हिस्टोरिकल इंजस्टिस रही है, एक्सप्लोइटेशन, ये सब कुछ. पावर रिलेशन एंड ग्लोबल गवर्नेंस. इसका इमरजेंस कैसे हुआ, पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव स्क्रूटिनाइज global governance structures and institutions, emphasizing how they reflect perpetuate historical power imbalance. ठीक है, कैसे imbalance रहता है पावर का.
Significance: these perspectives call attention to need for more inclusive and representative global governance system that addresses historical injustice and promote equitable decision making. इसका सिग्निफिकेंस ये रहता है कि हर चीज़ को ज़्यादा इंक्लूसिव बनाओ, ज़्यादा एक्सक्लूसिव मत रखो, जो नहीं आ पाते उनको भी लाओ, कैसे भी लाओ, ठीक है, जिससे कि जो इनजस्टिस फेस कर रहे हैं, उन्होंने हिस्ट्री में कभी इनजस्टिस फेस किया है, वो आज के टाइम पे अभी जो हो रहा है कंटेम्प्रेरी टाइम में उसको प्रमोट कर सकें, इक्विटेबल पूरा डिसीजन अपना ले सकें, ठीक है, उनको लिए भी इक्वलिटी हो जाए. इसके अलावा देखें तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड डेवलपमेंट. Emergence post-colonial perspective critique the economic dimensions of globalization, examining how colonial exploitation and extractions contributed to global economic disparities. ये जो पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव है क्रिटिक करता है इकोनॉमिक डायमेंशंस, ग्लोबलाइजेशन की इकोनॉमिक डायमेंशंस पर, कैसे कॉलोनियल टाइम में एक्सप्लोरेशन हुआ था, एक्सट्रैक्शन हुआ था रिसोर्सेज का, ठीक है, और उसी टाइम से इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हो गई थी. जैसे आपको पता है इंडिया से कितना सारा ये लोग सोना लेके चले गए थे, चोर, मतलब चोर नहीं, ये लोग ब्रिटिशर्स. इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा है? द एम्फसाइजिंग इकोनॉमिक जस्टिस एंड एडवोकेटिंग फॉर अल्टरनेटिव मॉडल्स एंड डेवलपमेंट. पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव्स कंट्रीब्यूट टू द डिस्कशन ऑन एड्रेसिंग इनइक्वालिटीज विद इन द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम. जो भी हमें इससे पता चलता है कि भाई जो पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव रहा है उसको डिस्कस करना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई कितनी इनइक्वालिटीज हमारे साथ रह चुकी है, ठीक है. कल्चरल हेजेमनी एंड हाइब्रिडिटी. इमरजेंस का कैसे हुआ? पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव्स चैलेंज कल्चर इंपेरियलिज्म एंड हाईलाइट्स द एजेंसी ऑफ फॉर्मली colonized culture and shaping global dynamic culture. ये पोस्ट कॉलोनियल के पर्सपेक्टिव से जाने तो एक चैलेंज है ग्लोबल इम्पेरियलिज्म पे. वो दिखाता है क्या, एजेंसी ऑफ फॉर्मली, मतलब कि जो पहले जो कॉलोनाइजेशन के टाइम पे जो कल्चर था वो आज कल्चर डायनेमिक्स को शेप कर रहा है, आज के कल्चर डायनेमिक्स को शेप कर रहा है, ग्लोबल कल्चर डायनेमिक्स को, ठीक है. क्योंकि हम तो यही मानते थे ना, जो गोरे लोग हैं बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन होते नहीं होते, आई डोंट नो, तो उन्हीं का कल्चर हम अपना लेते हैं. इसके अलावा दिस पर्सपेक्टिव सेलिब्रेट कल्चरल हाइब्रिडिटी, एक्नॉलेजिंग how diverse culture traditions resist assimilations and contribute to the richness of the global cultural expressions. Resistance movement and agencies. Post-colonial perspective foreground resistance movement and emphasize the agency of colonized communities and shaping their destinies. Significance by recognizing amplifying narratives of resistance. Post-colonial perspective challenge dominating narratives and contribute to the more nuanced अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्टोरिकल कंटेम्प्रेरी स्ट्रगल्स, ठीक है. इसके बाद देख लेना आप. अब द क्वेश्चन ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिटी. द डेफिनेशन एंड डिबेट ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म. सीधे हम डिबेट पे आते हैं, फिर जो डेफिनेशन वगैरह उन पे आते हैं, फालतू के बीच में नहीं पढ़ेंगे कुछ. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म रिफर्स टू द पीरियड दैट कम्स आफ्टर द एंड ऑफ कॉलोनियल रूल एंड इमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस. बहुत इजी चीज़ है ये. कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या होता है? ये वो टाइम पीरियड होता है जब कॉलोनियल पीरियड एक नेशन में ख़त्म हो जाता है, वो इंडिपेंडेंट बन जाता है, तो उसको पोस्ट कॉलोनियल नेशन बोलते हैं ना, पोस्ट कॉलोनियलिज्म बोलते हैं. समझ रहे हो ना? जब कोई एक नेशन को इंडिपेंडेंस मिल जाती है तो वो फ्री हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म. जैसे एक एक्सप्लेनेशन देगा, डेफिनेशन ऑफ एम्फसाइज दिस डेफिनेशंस एम्फसाइज द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड ट्रांजिशन फ्रॉम कॉलोनियल टू पोस्ट कॉलोनियल इंडिपेंडेंस. अच्छा जी. इंटेलेक्चुअल मूवमेंट. पोस्ट कॉलोनियलिज्म इज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट क्रिटिक डीकंस्ट्रक्ट एंड लिगेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म. इसमें क्या होता है, आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ. पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या होता है? जैसे हमारे इंडिया जब ब्रिटिशर्स चले गए इंडिया से, तो जो हमारी इंडिया थी वो उस टाइम की 1947 की बात वाली, वो पोस्ट कॉलोनियल इंडिया हुई थी, पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, ठीक है. आई होप समझ गए होगे. अब से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं कर सकता, भाई बच्चे नहीं हो आप. अच्छा, पोस्ट कॉलोनियलिज्म एक ऐसा इंटेलेक्चुअल मूवमेंट रहा है
की क्रिटिक किया है, साथ से डिकंस्ट्रक्ट किया है, मतलब सारी डिकंस्ट्रक्ट कर दिया, बेकार तबाह कर दिया जो लेगेसीज थी कॉलोनियलिज्म की, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जाने दो, ये डेफिनेशन हाईलाइट करते पोस्ट कॉलोनियलिज्म की एज अ क्रिटिकल एंड थ्योरेटिकल अप्रोच that seeks to analyze and challenge colonial discourses and challenge power structure. Cultural and literary perspective इस टाइम में post colonialism is a cultural and literacy perspective that examines the impact of colonialism on literature, language and cultural representation. अब भाई ऊपर से एक चीज़ देखो, जब इंदिरा गांधी जी थी तो उन्होंने एक सेंसरशिप लगा दी थी कि कोई भी मेरे से बिना पूछे छाप नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ठीक है। जस्ट ऐसे ही मानो कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका भी ऐसा ही था कि वो बिना हमारे पहले हमसे अप्रूव होगा, जब भी वो न्यूज़पेपर में जाएगा, पहले हमसे इधर जाएगा उधर, तो उनको फ्रीडम नहीं थी कुछ भी लिखने की, अपना कुछ बोलने की ज़्यादा। लेकिन जब इसके बाद ना एक इस पर इम्पैक्ट पड़ा और इनको फ्रीडम मिली, वो कुछ भी बोल सकते थे, वो कुछ भी लिख सकते थे, ठीक है। पावर रिलेशन एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, डेफिनेशन इसकी जाने दो। पोस्ट कॉलोनिज्म एक्सप्लोर पावर रिलेशंस एंड आइडेंटिफाई आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड आफ्टरमैथ ऑफ कॉलोनिज्म। पोस्ट कॉलोनिज्म बताता है हमें पावर रिलेशन के बारे में और उसकी आइडेंटिटी ऑफ पॉलिटिक्स कॉलोनिज्म के रिजल्ट के बाद क्या हुआ, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अंडरस्कोर एग्जामिनेशंस ऑफ हाउ पावर डायनेमिक्स एंड आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉलोनियलिज्म हिस्ट्रीज। अब जो डिबेट है वो जो इम्पोर्टेंट थोड़ी सी हो जाती है, डिबेट पढ़ लेते हैं। यूनिवर्सलिज्म एंड रिलेटिविज्म। There is a debate about whether there are universal principles that apply to all societies or if cultural relativism should be prioritized to respect diverse cultural context. ठीक है, बहुत है भाई, इजी लैंग्वेज में मुझे हर चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एक ये हो जाएगा अप्रोच, एक हमारा यूनिवर्सलिज्म अप्रोच हो जाएगा, ठीक है। इम्प्लीकेशन देखा, दिस डिबेट हैज़ इम्प्लीकेशंस फॉर इशूज सच एज ह्यूमन राइट्स, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, विथ सम आर्ग्यूइंग for cross-cultural universality, other emphasizing on cultural specificity. Essentialism versus hybridity. ये डिबेट इन्वॉल्व करती है whether they are essential and changing and identities or if identity are fluid, hybrid और constantly evolving. कि मतलब कि जो आइडेंटिटी है, जो कल्चर है, वो चेंज हो रहा है लगातार या फिर इवॉल्व हो रहा है लगातार या फिर नहीं हो रहा है, ये अनचेंजिंग आइडेंटिटी है फिर चेंजिंग आइडेंटिटी है। दिस डिबेट इन्फ्लुएंस हाउ स्कॉलर्स एंड एक्टिविस्ट्स conceptualizes global identity and the way in which they resist or negotiate the external influences. कैसे बात क्या करते थे और जो बाहर की कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता था उनसे कैसे सिर्फ मुंह से ही इसको नेगोशिएट किया करते थे। Globalization and new colonialism. There is a debate about whether globalization perpetuates new colonialism structure or if it offers opportunities for resistance and empowerment. Implications देखें तो debate informs discussions on economic relations, cultural flows, and the impact of global forces on formerly colonized regions. Guys, make sure कि आपने सब्सक्राइब कर दिया हो चैनल, ठीक है। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन जो मेरे से पढ़ रहे हैं उनको आई होप 18 में से 18 मिले इसमें, ठीक है। और जो नहीं सब्सक्राइबर्स हैं मेरे उनको 1 मिले या फिर 8 मिले, आई डोंट केयर। सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको 18 मिलेगा, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ, आशीर्वाद नहीं ब्लेसिंग्स। पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिटी. Some scholars distinguish between post-colonialism as a set of theory and methodologies. कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं जो पोस्ट कॉलोनलिज्म है वो एक थ्योरीज है या फिर मेथडोलॉजीज़ हैं, जबकि जो पोस्ट कॉलोनलिटीज़ है वो एक लिव्ड एक्सपीरियंस है लोगों का जो कि पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड में जी रहे थे. एजेंसीज एंड रेजिस्टेंस. there is ongoing discussion about the agencies and resistance of formerly colonized community.
ये आज तक चलता है डिस्कशन कि ये जो एजेंसी होती है या फिर रेजिस्टेंस रहा है, ये जो लोग कॉलोनाइज्ड कम्युनिटी थे, ठीक है, थे फॉर्मरली यानी जो थे, ठीक है, वेदर दे आर पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और एक्टिव एजेंट शेपिंग देयर डेस्टिनीज, कैसे वो कर रहे थे अपनी किस्मत को शेप। इसके अलावा कुछ और थ्योरीज उनको करना, क्रिटिकल यूरोसेंट्रिज्म, नेक्स्ट टॉपिक कहाँ है? आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक ऊपर रह गया क्या? कंटेम्प्रेरी फॉर्म्स ऑफ कॉलोनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, आई थिंक इसके ऊपर भी कुछ रहेगा। ये रह गया था हमारा, क्या है? हिस्टोरिकल फॉर्म्स ऑफ कॉलोनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। मर्केंटलिस्ट कॉलोनलिज्म, इस पे क्या होता था, यूरोपियन पावर ने इस्टेब्लिश करी कुछ कॉलोनीज जिससे कि वो एक्सट्रैक्ट कर सकें वेरिएबल रिसोर्सेज और खुद को पावरफुल बना सकें, खुद को पैसे वाला बना सकें, वेल्थी बना सकें, ठीक है। कॉलोनीज वर सीन एज अ सोर्स ऑफ वेल्थ एंड मार्केट फॉर गुड्स एंड प्रोड्यूस कॉलोनाइजिंग कंट्री। जैसे कि यूरोप की ब्रिटेन था, ब्रिटेन अपना वहाँ से गुड्स एंड प्रोडक्ट्स बना के कहाँ पे बेचा करता था? अपने कॉलोनीज़ में महंगे दामों में। सेटलर्स कॉलोनिज्म जो कि 17वीं सेंचुरी में रहा। यूरोपियन सेटलर्स इस्टेब्लिश परमानेंट कॉलोनीज, जो यूरोपियन सेटलर्स थे उन्होंने इस्टेब्लिश कर दी परमानेंट कॉलोनीज, अक्सर डिस्प्लेस कर देते थे जो वहाँ के लोकल पीपल होते थे उनको। बताओ, settlers sought to create new societies with their own political and cultural institutions. एग्जाम्पल की तरफ देखें तो ब्रिटिश कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि ब्रिटिश की कॉलोनी मोस्टली ऑल ओवर वर्ल्ड ही थी, मोस्टली मैंने कहा पूरे में ही थी। इम्पेरियलिज्म इज इन एशिया और अफ्रीका इन 19th and 20th सेंचुरी। यूरोपियन पावर एक्सपेंडेड देयर एम्पायर्स इन एशिया एंड अफ्रीका ऑफन थ्रू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। और एशिया अफ्रीका में जो यूरोपियन पावर ने कैसे हथिया है उसको कैसे अपने वहाँ तक एक्सपेंड किया? मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, क्योंकि ये लोग प्यारे समझने वाले नहीं थे, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन, रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन वर की मोटिवेशंस। और इनका हमला करने का क्या फ़ायदा था, इनका एक्सपेंड करने का क्या फ़ायदा था? रिसोर्स एक्सट्रैक्शन करना जिससे कि वेल्दी हो जाए। इनफॉर्मल इम्पेरियलिज्म, dominance without formal colonization involving economic and political influences। dominance रहा है किसी पुराने विदाउट फॉर्मल colonization, ये क्या इन्वॉल्व करता है? इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। पावरफुल नेशंस कंट्रोल द इकोनॉमीज एंड पॉलिसीज ऑफ वीकर नेशंस, जो पावरफुल होगा वो वीक को कंट्रोल करेगा, बहुत बच्चों वाली चीज़ है। न्यू कॉलोनिज्म 20th सेंचुरी एंड आज अभी तक। फॉर्मर कॉलोनियल पावर, फॉर्मर यानी पहले की जो कॉलोनियल पावर रह चुकी है, और न्यू ग्लोबल पावर एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ओवर फॉर्मर कॉलोनीज, वो आज भी कुछ इन्फ्लुएंस रखती हैं अपनी कॉलोनीज़ पर। आपको पता है अब ब्रिटेन है, यूके मीन्स वो कुछ पार्ट ऑफ रेवेन्यू इंडिया को आज भी देता है, क्योंकि वो उसको अपनी कॉलोनी मानता है, ब्रिटेन है वो। ये मैंने कहीं पढ़ा था, अभी सच बात है फिर नई बात है, मुझे कमेंट में बताना ज़रा। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, पॉलिटिकल कंट्रोल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस परसिस्ट। इसके अलावा देखा कंटेम्प्रेरी फॉर्म्स ऑफ कॉलोनिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म देखें, इकोनॉमिक डोमिनेंस एंड एक्सप्लोइटेशन विदाउट डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल। इकोनॉमिक डोमिनेंस कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे वहाँ के लोगों को, वहाँ के रिसोर्सेज को, किसी डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल के बिना ही। बताओ, कल्चर इम्पेरियलिज्म, डोमिनेंस ऑफ वन कल्चर ओवर थ्रू मीडिया, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन। होता है ना, डोमिनेंस हो जाते हैं किसी कल्चर का। हम बेसिकली वेस्टर्न कल्चर को ही अपनाते हैं मोस्टली, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर में अब जब आप बैगी चलती हैं, बैगी जीन्स चलती हैं, तो यहाँ पे इंडिया में जो स्लिम फिट और एकदम जो चिपकी चिपकी आती हैं वाली स्ट्रेट फिट, वो चलती है, ठीक है। और जब वहाँ पे वो चलती हैं तो जब यहाँ पे ये चलती हैं, व्हाट इज़ दिस?
Digital imperialism, control and dominance in digital realm, including cyberspace and technology. Environmental imperialism, exploitation of natural resources, वो तो बता दिया था ऊपर है ना. Environmental degradation in weaker nations, जो कमज़ोर होगा उसको भैया एक्सप्लोइट करेंगे अच्छे से, उसके रिसोर्सेज को एकदम से चूज जाएंगे. Use of military force to assert control or influence in other nations. Strategic military interventions for geopolitical interests. Debt trap diplomacy. Characteristics देखा तो inducing dependence through loan that recipient nation struggle to repay. जो क्या होता है ना, एक लोन को रीपे करने के लिए वो स्ट्रगल करते हैं कुछ नेशंस होते हैं. इसके अलावा पोस्ट कॉलोनियल कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन. ongoing conflict and exploitations in regions with the history of colonialism. मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट चले आ रहे हैं आज तक, जैसे इंडिया पाकिस्तान को चला रहा है, ये कोई कॉलोनिज्म वाला नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ होते हैं जिसमें कि अभी भी चले थोड़ा चलता है. जैसे बता रहा हूँ, ऐसे नहीं करा इंडिया और पाकिस्तान का ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान कोई दोनों ही एक कॉलोनी थे किसके, ब्रिटेन के, तोड़ के गया था ब्रिटेन है ना. इंस्टीट्यूशनल इम्पेरियलिज्म देखना थोड़ा. इसके अलावा डोमिनेंस थ्रू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन. डोमिनेंस करते हैं वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की थ्रू, ठीक है, अब और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ठीक है. इम्पैक्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ कॉलोनियलिज्म, इम्पेरियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म ऑन द कॉलोनाइज्ड पीपल एंड कल्चर. इम्पैक्ट क्या क्या रहे. इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन से वो इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन से विद नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्टेड एंड सेंड टू द कॉलोनियल कंट्री. जैसे कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उस कंट्री का वो तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन जहाँ से ले जा रहे हैं उसका तो बेकार हो जाएगा, वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, वो तो सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर करके दे रहा है आपको, है ना. कल्चरल डिसरप्शन एंड इरेश्योर. इंडिजीनियस जो लैंग्वेज है, ट्रेडिशन है, बिलीफ सिस्टम है, उसको अक्सर ख़त्म कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है कल्चर जो कि कॉलोनीज लेके आ रही हैं. सोशल हायरार्की एंड डिस्क्रिमिनेशन. सोशल स्ट्रक्चर देखा जाता है, उसको रीऑर्गेनाइज करते हैं जो कॉलोनी बनाने आते हैं, कॉलोनाइजर्स ब्रिटिशर्स होते हैं, जो भी अपने अकॉर्डिंग ही करते हैं, ठीक है, सब कुछ. पॉलिटिकल सब्जुगेशंस. colonized regions experience political subjugation with local governance system replaced by colonial administration, erosion of autonomy and land dispossession. इंडिजीनियस कम्युनिटी अक्सर खो देते हैं कंट्रोल को, जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं अपने कंट्रोल को खो देती हैं ओवर लैंड थ्रू. ऊपर से अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आता है तो अपने आप को रिलोकेट कर देते हैं, चलो यहाँ से हटो, यहाँ से दिमाग ख़राब करें हमारा, यहाँ से हमें चलना चाहिए ऐसा. इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू डिसीजेज. यहाँ से मतलब कि अराइवल ऑफ यूरोपियन कॉलोनाइजर ब्रॉड न्यू डिसीजेज डेट डेसिमेटेड इंडिजिनियस पॉपुलेशन. अब क्या होता है, जो कॉलोनाइजर्स आ रहे थे ऐसा नहीं फ्री आ रहे थे, वो नई नई डिसीज़ ला रहे थे अपने साथ साथ, नई नई चीज़ें लेके आ रहे थे, ठीक है, जिसने कि लोकल पॉपुलेशन को भी अफेक्ट किया. एजुकेशन एंड कल्चर हेजिमनी में कल्चर सिस्टम ऑफन डिज़ाइन टू प्रोपोगेट द कल्चर लैंग्वेज एंड. अपने ही कल्चर को, अपनी ही लैंग्वेज को, अपनी ही वैल्यू को कॉलोनाइजर्स एजुकेशन के सिस्टम ऐसे दिया करते थे, ऐसे डिज़ाइन करते थे कि वही बोलें, जो भी जब भी मुंह खोलें वही बोलें. रेजिस्टेंस टू कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म. आर्म रेजिस्टेंट मूवमेंट देखें तो कॉलोनाइज्ड पीपल ऑफ इंगेज इन आर्म रेजिस्टेंस. जो कॉलोनाइज्ड पीपल हुआ करते, जैसे कि कॉलोनीज, इंडिया में कॉलोनी बना ली, इंडिया की ब्रिटेन की कॉलोनी बन गई इंडिया, तो वहाँ के जो लोग होंगे वो उनके अंडर में आ जाएंगे, तो वो क्या कुछ भी करवाएं वो उनके ऊपर है ना. कल्चरल रिवाइटलाइजेशन movement aimed at reclaiming and revitalizing indigenous cultures emerged. ये मूवमेंट इमर्ज रखती है, मतलब कि एम रखती है इमर्ज करने में कल्चर को, इंडिजीनियस कल्चर को चेंज करने में बेसिकली, है ना, जो वो नई नई कॉलोनीज बना रहे हैं उनको. नेशनलिस्ट मूवमेंट सॉट टू रिक्लेम पॉलिटिकल सॉवरेनिटी एंड रेसिस्ट फॉरेन रूल. अब नेशनलिस्ट मूवमेंट रही जैसे कि हमारे इंडिया में भी रही थी, जो कि ब्रिटेन के अगेंस्ट रहा था कि भाई ये नहीं रह सकता, हमें चेंज करने से. गांधी का यहाँ पे वो आ गया, जिक्र हो गया, मेंशन कर दिया है, ठीक है, समझ गए होगी कैसे. पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन डिप्लोमेसी. कॉलोनाइज्ड पीपल एंगेज इन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन डिप्लोमेटिक एफर्ट असर्ट देयर राइट. अपने राइट की लड़ा करते थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिपेंडेंस के लिए, ऐसा भी है कुछ. नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस में सबसे पहला नाम किसका था, गांधी जी का.
उन्होंने बहुत पावरफुल टूल अगेंस्ट कॉलोनियल एक्सप्रेशन ऑपरेशन यूज़ किया था, है ना, बॉयकॉट कर दिया, बॉयकॉट करने लगा, स्ट्राइक करने लगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करने लगे, ठीक है। इंटेलेक्चुअल रेजिस्टेंस, nationalism, intellectuals play a crucial role in articulating resistance ideologies and fostering nationalism. नेशनलिस्ट लिटरेचर्स एंड जो मतलब राइटर्स वगैरह तो उनको प्रॉपर राइट्स नहीं थे, लेकिन यहाँ पे उनको राइट मिल गया कि वो नेशनलिज्म को फोस्ट करें, प्रमोट करें। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंट्रीब्यूशन एंड लिमिटेशन ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड टू ग्लोबलाइजेशन एनालिसिस। कंट्रीब्यूशन क्या कर रही है? क्रिटिकल इंटेरोगेशन ऑफ power relations. Contribution post-colonialism provides a critical lens of analyzing power relations and global context. Recognition of multiple perspective contribute करता है. Post-colonialism emphasizes the importance of recognizing and amplifying diverse voices and perspective, challenging Eurocentric views. ये challenge करता है Eurocentric views को और analyze करता है global. इसके बाद limitations आ जाती हैं. limitations क्या होती है हमारी ग्लोबलाइजेशन एनालिसिस की? ओवर एम्फेसाइज ऑन कॉलोनियल लेगेसी. पोस्ट कॉलोनियलिज्म में समटाइम्स ओवर एम्फेसाइज, ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज कर देती हैं कॉलोनियल लेगेसी पे. ऐसा कुछ होता भी नहीं होगा, लेकिन हाँ कभी कभी होता भी होगा, है ना. थ्योरेटिकल डाइवर्सिटी देखिए तो पोस्ट कॉलोनियल encompasses a range of theories and perspective leading to the theoretical diversity with the field. यानी जो कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म किसके अराउंड घूमता है? सिर्फ रेंज ऑफ थ्योरीज, पर्सपेक्टिव और लीडिंग थ्योरेटिकल डाइवर्सिटी के ही अराउंड घूमता रहता है सिर्फ. नेक्स्ट इज मेकिंग सेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर पीपल एट द मार्जिन्स. कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन, सोशल एक्सक्लूजन, यानी जो लोग हुआ करते थे, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हुआ करती थी, उनको दूर रखा करते थे, सोसाइटी में नहीं घुसने देते थे, ठीक है. द प्रोसेस ऑफ मार्जिनलाइजिंग इंडिविजुअल्स और ग्रुप बाय रेस्ट्रिक्टिंग देयर एक्सेस टू सोशल इंस्टीट्यूशन, रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज, मतलब इनसे सबसे दूर रखा करते थे. सोशल स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज, द प्रेजेंस ऑफ सिस्टमेटिक एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड disparities that advantage certain group while disadvantaging others. मतलब कुछ लोगों को तो एडवांटेज दे रहे हैं लेकिन दूसरों को नहीं दे रहे. पावर इम्बेलेंस एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो रही थी, जिसमें कि कुछ डोमिनेंट ग्रुप्स थे वो तो ले रहे थे पावर, लेकिन जो मार्जिनलाइज थे वो नहीं ले पा रहे थे. मार्जिनलाइज्ड ही रह गए. कल्चरल मार्जिनलाइजेशन, exclusion from cultural processes, narratives and representations, often leading to the erasure, misrepresentation of certain identities. कुछ कल्चर का बहुत ज़्यादा दबदबा बन गया, लेकिन कुछ एकदम उसको गलत रिप्रेजेंट करने लगे कि ऐसे नहीं पहन सकते, वैसा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, है ना. इकोनॉमिक मार्जिनाइजेशन, एक्सक्लूजन फ्रॉम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ and resources leading to poverty and limited upward mobility. Geographical marginalization, the concentrations of marginalized communities in specific region, often characterized by limited infrastructure and resources. The concentration of marginalized community in specific region, उनके पास कुछ लिमिटेड ही इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स हुआ करते थे. इन्वायरमेंटल इनजस्टिसेस, डेफिनेशन unequal exposure to environmental hazards and the disproportionate impact of environmental degradation on marginalized communities. जेंडर बाइज्ड बेस्ड मार्जिनाइज्ड गर्ल्स, मतलब जो वीमेन हुआ करती उनको अलग रखा करते थे, ठीक है. मेंस को ज़्यादा काम करवाया करते थे, वीमेंस से काम करवाते, लेकिन उनसे भी काम मतलब काम तो दोनों से करवाते थे, लेकिन फिर भी पता नहीं जेंडर वाइज है यहाँ पर रहा है, वेज गैप रहा है, वीमेन का कम होता था जबकि मेल का ज़्यादा हुआ करता था, है ना. वीमेन को कम एजुकेशन मिलती थी और वही एजुकेशन मिलती थी जिससे कि अपना घर भर संभाल सकने से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था, है ना. इसके अलावा क्या आता है हमारा causes and consequences of marginalization and subaltern group or region. Causes of marginalization, historical injustice and colonial legacies. Historical processes of colonization, exploitation and displacement have left lasting legacies
that continue to marginalize certain groups and regions. Structural inequality, system discrimination, deep-rooted structural inequalities and डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम्स कुछ ऐसे रह चुके हैं जो कि मार्जिनलाइज को मार्जिनलाइज ही रहने देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करने देते. इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन होता था क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर चीज़ नहीं आ रही, मतलब कि किसी को प्रॉपर पैसे नहीं आ रहे, किसी को दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहा उन लोगों का, अनइक्वल डेवलपमेंट, उन लोगों का डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा है, उनको कोई पॉलिटिकल सिस्टम में कोई इंक्लूजन नहीं दे रहे, उनको एक्सक्लूड रख रहे हैं, बाहर रख रहे हैं. ठीक है, कल्चरल हेजिमनी मतलब एक दूसरे कल्चर का उन पर दबाव हो रहा है, अपना कल्चर वो कर ही नहीं पा रहे. कुछ ऐसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे कि उनके पास ना ही रिसोर्सेज हैं ना ही कुछ है, लेकिन जो रिसोर्सेज वाले एरियाज़ हैं वो कुछ लोगों के पास हैं. इसके अलावा जो पैट्रियार्कल नॉर्म है वो बहुत ज़्यादा हावी रहते थे. ठीक है, वुमेन को और जेंडर वुमेन्स को थोड़ा दूर ही रखा जाता था इन चीज़ों से, जबकि वीमेन को एजुकेशन कम मिलती थी, वेज कम मिलते थे, वो वल्नरेबल हो गई थी, है ना. कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे इसके, सोशल इकोनॉमिक डेस्पेरेट चेंज और डिफरेंसेस आ रहे थे, पॉवर्टी आ रही थी, गरीबी आ रही थी, है ना. एक्सेस नहीं मिल रही थी एजुकेशन की, हेल्थ इक्विटीज़ यानी प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी, पॉलिटिकल पावरलेसनेस यानी पॉलिटिकल पावर बिल्कुल नहीं थी लोगों के पास. ठीक है, वायलेंस इनको झेलना पड़ता था, डिस्क्रिमिनेशन को झेलना पड़ता था, इन्वायरमेंटल इनजस्टिस, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, जो रिसोर्सेज थे वो और कोई एक्सट्रैक्ट करता था उनको, है ना. इसके अलावा सोशल एक्सक्लूजन, सोसाइटी से उनको दूर रखा जाता था, उनको कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशंस में नहीं रखा जाता था, उनको दूर फेंक दो ऐसे. स्ट्रेटजीज एंड मूवमेंट टू एम्पावरमेंट ऑफ इमेंसिपेशन फॉर द मार्जिनलाइज्ड, एडवोकेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन्स कुछ चलाई गई, लीगेसी लीगल एक्टिविज्म एंड राइट एडवोकेसी यानी इनको राइट्स के लिए सपोर्ट किया गया, है ना. ये जस्ट नॉट इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात नहीं हो रही है, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में बात हो रही है. मेक श्योर को ज़्यादा ऐसे मत समझे कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात हो रही है ना. एजुकेशन दी गई उनको, स्किल डेवलपमेंट करे गए उनके, इकोनॉमिक एम्पावर किया गया, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करवाया गया उनसे, है ना. कल्चरल रिविटलाइजेशन करवाया है, फेमिनिस्ट मूवमेंट यानी कुछ फीमेल्स का भी आगे रख दिया गया. इन्वायरमेंटल जस्टिस मूवमेंट, कुछ ऐसी मूवमेंट करवाएं जिससे कि जैसे कि आपको पता है चिपको मूवमेंट वगैरह से कुछ हुई थी, वैसे आप मान सकते हो. डिजिटल इंक्लूजन यानी देखो कुछ लोग ऐसे हैं आज के टाइम पे भी इंडिया में जिनके पास आज भी मोबाइल नहीं है. जस्ट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कीपैड, तो होगा ही उनके पास, टेलीफोन तो होगा ही उनके पास, वो भी नहीं है किसी के पास. तो किसी के पास हैं 3-3-4 है, किसी के पास एक भी नहीं है. द अल्टरनेटिव एंड पॉपुलर रिविजन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम द मार्जिन, लोकलाइजेशन लोकलाइजेशन एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट. इसका विजन क्या था, एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल इकोनॉमी को, कम्युनिटी को सेल्फ सफिशिएंट बनाना और सस्टेनेबल प्रैक्टिस करवाना. ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी, आइडेंटिटी प्रिजर्वेशन, सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिविटी, फेमिनिस्ट एंड जेंडर रिस्पॉन्सिव अप्रोच भी था. साथ ही साथ इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस, जो भी बात करते हैं सस्टेनेबल यूज़ करो इन्वायरमेंट का, जिससे कि फ्यूचर जनरेशन भी काम में ले सके अपने, है ना. यूँ कि सिर्फ अपने यूज़ करके चल दो, फिर अपन को के मतलब में तो मर गए. इसके अलावा कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डिफरेंट पोस्ट कॉलोनियल व्यूज़ ऑन ग्लोबलाइजेशन, होमोजेनाइजेशन एंड हेटेरोजेनाइजेशन. हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में, और हर चीज़ में बार रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि वो ये सेम चीज़ उसमें भी थी. जैसे आपको रीड कर लेना अगर रीड करना है तो, है ना. सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो इसके लिए तो कर ही सकते हो. लाइक के लिए लाइक कर देना, डिसलाइक के लिए डिसलाइक भी कर सकते हो, डिसलाइक का भी ऑप्शन है. ठीक है, अच्छा लगेगा लाइक करोगे, फीडबैक दोगे, मैं उसको चेंज करूँगा क्योंकि आपको भी पता टाइम मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है, जिस फिर मैं आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ. चलो इसके साथ हमारी वीडियो ख़त्म हो जाती है PDF के साथ साथ. सो समरी देख लेते हैं. पोस्ट कॉलोनिज्म प्रॉम्प्ट्स अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफरिंग इंसाइट दैट कैन रिशेप बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिस. तो उन्हें को ये रिशेप कर सकती है, और ये चीज़ पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव सपोर्ट मांगती है. मोर इंक्लूसिव रखना चाहिए, इक्विटेबल, सबको इक्वल रखना चाहिए, कल्चरली सेंसिटिव अप्रोच टू ग्लोबलाइजेशन, रिकॉग्नाइजिंग द एजेंसी ऑफ हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ एंड शेपिंग देयर ओन डेस्टिनीज. ठीक है, अपनी किस्मत खुद के हाथ
सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया तो, ऊपर से कोई कंटेंट मांगना हो तो बता देना, मैं आपको शेयर कर दूँगा। थैंक